हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 10 का एनसीईआरटी मैथ। एक सीरीज के जैसा होगा आपको। इसमें जो है मैथ के सारे क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कराए जाएंगे और इसमें जो भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा मैं उसको आपके लिए हाईलाइट करता जाऊंगा और अगर आवश्यकता पड़ेगी तो इसका जो स्टडी मटेरियल होगा वो मैं अगले वीडियो में पीडीएफ के थ्रू डालता जाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से ये सीरीज शुरू होने वाला है। तो पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्या। आप देख सकते हैं वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही इसका अभ्यास प्रश्न जो है वो भी कराए जाएंगे वीडियो के सीरीज में। तो इसके लिए आप वीडियो को शुरू से देकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो पहले हम जानते हैं संख्या के बारे में, नंबर क्या होता है। तो देखिए, संख्या मूलतः दो प्रकार की होती है। एक होती है वास्तविक संख्या और दूसरी होती है, इसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अच्छे से दिखेगा, और दूसरी होती है क्या, एक होती है नंबर 1 में वास्तविक संख्या। जिसको अंग्रेजी में रियल नंबर भी बोलते हैं, और दूसरा होता है काल्पनिक संख्या। ठीक है। वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्या आती है? तो देखिए, वास्तविक संख्या में आ जाती है प्राकृत संख्या, नंबर 2 में पूर्ण संख्या, नंबर 3 में पूर्णांक संख्या, नंबर 4 में परिमेय संख्या, और 5 में अपरिमेय संख्या। यहाँ पे आइए, काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या वैसे तो हमें अभी पढ़ना नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमें आगे 12th क्लास में पढ़नी है। लेकिन फ़िलहाल आप एक एग्जांपल समझ लिए काल्पनिक संख्या होता क्या है। जैसे मान लीजिए कोई भी हम एक इक्वेशन लिखते हैं, x² + 2 = 0। तो x² = -2 होगा। तो x = क्या हो जाएगा, ±√-2। ठीक है। तो देखिए, इसका वर्गमूल देखने में अटपटा लग रहा है, तो ये आपको अभी नहीं समझना है, ये आपको अगले क्लास में जाननी है। अभी फ़िलहाल आपको इन पांचों पे फोकस करना है। आइए, सबसे पहले नंबर 1 को समझते हैं, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, इसको नेचुरल नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, और इसको n से डिनोट करते हैं। किस से डिनोट करते हैं, n से। तो प्राकृत संख्या होती कौन कौन संख्या है, तो यहाँ पर लिखते हैं। देखिए, 1 से शुरू होती है, 1 2 3 4, और शुरू अगर कहाँ तक जाती है, ये अनंत तक जाती है। इसके बाद देखते हैं हम पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या जिसको W से डिनोट करते हैं, और ये 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 और अनंत तक जाती है। इसको हम अगर चाहें तो 0 + n भी लिख सकते हैं। ठीक है। तीसरी संख्या जो है, तीसरी संख्या है
पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है। पूर्णांक संख्या को किस चीज़ से डिनोट करते हैं? जेड से। तो जेड इक्वल टू ये -5, -4, -3, -2, -1, 0 और 1 2 3 4 5 से अनंत तक जाती है और इधर भी ये अनंत तक होती है। बेसिकली पूर्णांक संख्या में धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं आ जाती हैं और उसे क्या बोलते हैं हम? पूर्णांक संख्या। अब हमें आगे क्या पढ़ना है? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में। तो देखिए, परिमेय संख्या, ठीक है, यहाँ से अच्छी तरह से दिखेगा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या के बारे में। तो सबसे पहले इसका हम डिफिनेशन जान लेते हैं कि परिमेय संख्या का डिफिनेशन होता क्या है। तो वैसी संख्या जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके। किस चीज़ में लिखा जा सके? P/Q के रूप में लिखा जा सके। और वहाँ पे क्या होना चाहिए? जहाँ Q इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, यानी Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तथा और इसके साथ क्या कंडीशन है? इसके साथ कंडीशन है कि P जो P है और Q है वो पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? पूर्णांक होनी चाहिए। एक कंडीशन और है जो मैं आपको बता देता हूँ। जो P और Q का जो HCF आना चाहिए वो कितना होना चाहिए? वो 1 के इक्वल होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है कि अगर हम लिखते हैं यहाँ पे 2/4, ठीक है, तो इसको चूँकि इसका P और Q का जो HCF करेंगे वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो ये इस हिसाब से ये अभी परिमेय इसको नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि इसका जो Q है वो 4 है, तो इसका जो HCF आएगा वो 1 नहीं आ पाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम यहाँ से इसका छोटा रूप कर देंगे। तो ये कट के कितना आ जाएगा? 1/2। अब इसका जो HCF होगा वो क्या होगा? 1 के इक्वल हो जाएगा। तो अब ये क्या है? परिमेय संख्या है, ठीक है। जैसे में यहाँ पे हम एग्जाम्पल समझ लेते हैं परिमेय संख्या क्या होती है। परिमेय संख्या जैसे 1/2, 3/5, 2, 0.5, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जो जीरो है ये कौन सी संख्या है? तो जीरो भी क्या है? एक परिमेय संख्या है। इसको आप लोग नोट में भी लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछता है ये हर बार। तो जीरो क्या है? एक परिमेय संख्या है। दूसरा संख्या जो हमको पढ़ना है, दूसरी संख्या हमको कौन सी संख्या पढ़नी है? वो अपरिमेय संख्या पढ़नी है। तो अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन क्या होता है? कि जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सके वो क्या कहलाती है? वो अपरिमेय संख्या कहलाती है। जनरली हम लोग जानते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, अभाज्य संख्या संख्याएं यानी 2, 3, 5, 7, 11 इस तरह की जो संख्याएं हैं ये अभाज्य संख्या कहलाती है। तो जब इनको रूट के अंडर लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे अगर हमने लिखा √2, √3, √5, √7, तो ये सब संख्याएं क्या कहलाएंगी? ये अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बार बार एक है, जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जिसको बोल सकते हैं, वो बार बार क्वेश्चन में पूछता है कि पाई क्या है। यहाँ देखिए, नोट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ये जो पाई है, पाई क्या है? तो पाई एक
अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन पाई का जो मान आता है, पाई का मान कितना होता है 22/7। तो जो पाई का मान आता है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको भी अपरिमेय संख्या बोल देते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे याद रखना है कि पाई तो एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान है 22/7 वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात है कि इसको आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर साल पूछता है, इसे आप अच्छे से याद कर लें। अब आगे हमें समझना है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है। इसको आप बुक में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान है कि a = bq + r, जहाँ क्या हो, जो जीरो हो वो छोटा या बराबर हो r के। r यहाँ पे क्या है, r यहाँ पे शेषफल है, और शेषफल से बड़ा कौन हो, b यानी भागफल। ठीक है, तो इसी को यूक्लिड विभाजन परिमेयिका कहते हैं। तो इसको हम समझते हैं यहाँ पे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को, कि यदि देखिए यहाँ पे यदि a जो है वो क्या है, b से बड़ा है। ठीक है, तो क्या होगा, a = जो होगा वो BQ + R होगा। ठीक है, यहाँ पे Q जो है वो क्या है, वो भागफल है, और यहाँ पे R जो है वो क्या है, शेषफल है। ठीक है, जहाँ देखिए, जहाँ जीरो जो है छोटा या बराबर होगा R के, और R से बड़ा होगा क्या, B R से बड़ा होगा। ठीक है, तो जैसे एक एग्जाम्पल समझते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल एक समझाते हैं आपको। यहाँ पे दिया है a = 5 और b = 2। तो इसको यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से इसका HCF निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम करते क्या हैं कि ये जो 5 है, तो यहाँ पे जो 5 है, 5 में भाग देते हैं 2 से, 2 दूनी 4, 1 शेषफल कितना आया, ये 1 जो है शेषफल आ गया आपका। अब देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से इसको हम हल करते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से क्या हो जाएगा, ये 5 = 2 × 2 + 1, यहाँ पे 2 क्या हो गया, ये Q हो गया, और यहाँ पे 1 जो है वो R है। ठीक है, हम देखते हैं प्रश्नावली 1.1 का 1 नंबर क्वेश्चन ये सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। यहाँ पे हमने क्वेश्चन लिख लिया है। अब इसको देखिए, यहाँ पे ये जो 225 है ये बड़ा है 135 से, तो a = 225 और b कितना हो जाएगा, 135 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का हम प्रयोग करेंगे। देखिए तो क्या होता है, a = BQ +
आर होता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक रफ के लिए यूज करेंगे हम। यहाँ पे क्या करते हैं कि जो छोटा होता है ना उससे भाग करते हैं बड़े वाले में। तो हम 20 से भाग करेंगे ए में, तो 135 से आप भाग कर लीजिए 225, 135 कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 0, 90, यानी आर का मान आपको 90 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, और ये हो गया आपको क्यू। हम यहाँ पे अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो यानी 225 इक्वल टू बी कितना आपको 135, क्यू का मान 1 आ गया, और प्लस आर लिखेंगे, आर का मान कितना है 90 है, ये हो गया। इसको हम प्रथम चरण लिख सकते हैं, या चाहे तो आप केस 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्रथम चरण। अब देखिए द्वितीय चरण, केस 2 भी लिख सकते हैं। अब द्वितीय चरण में इसको अब ए ले लेंगे, यानी 135 इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो देखिए 90, यानी 135 में अब क्या करेंगे, जो शेषफल आया उससे भाग देंगे, 90 से भाग दीजिए, 90 कितना आएगा आपको, ये आ जाएगा आपको 45, यहाँ आर कितना आ गया 45, तो 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, अब लेंगे तृतीय चरण है ये, अब करेंगे वैसे ही 90 इक्वल टू 45, तो 45 से 90 में भाग कीजिएगा तो कितना है 2। अब यहाँ पे ये कट गया और शेषफल कितना आ गया 0। तो हमें तब तक ये प्रोसेस करना है जब तक कि शेषफल क्या हो 0 ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे शेषफल हमें 0 प्राप्त हो चुका है, तो यहाँ पे हमें अंतिम शेषफल क्या प्राप्त हुआ है 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अंतिम शेषफल 0 व भाजक कितना आया, भाजक हमें 45 प्राप्त हुआ है, तो 45 है। ठीक है, तो अतः जो 225 और 135 का HCF हमें कितना मिल गया 45, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि 196 और 38,220 का निकालना है। ठीक है, तो आइए इसको हम ट्राई करके देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है 196 और 38,220। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 38,220 क्या है, बड़ा है 196 से, तो ए क्या ले लेंगे हम 38,220, और बी क्या ले लेंगे 196। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या होता है आपको पता ही है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पे प्रथम चरण में इसको आप केस 1 चाहे तो लिख सकते हैं, हम हिंदी में बना रहे हैं इसीलिए इसको प्रथम चरण ही लिख के काम चला रहे हैं। हम देखिए ठीक है, इसके पहले क्या बताया हमने कि इसमें हम एक रफ में भाग कर लेंगे, कितना से 196 से भाग करेंगे 38,220 में। तो कीजिए 2 बार, ये आ जाएगा आपका इतना, और ऐसे आपका कट गया ये 2 या भाग तो लगेगा नहीं, एक शून्य देंगे, शून्य भाग फिर नहीं लगेगा, फिर 0, यानी आपका शेष क्या आया इतना आया।
यानी आर इक्वल टू कितना आ गया आपको 20। अब देखिए तो ये हो जाएगा आपका कितना +20। ठीक है, द्वितीय चरण में आइए, केस 2 भी लिख सकते हैं, इसको हम केस 2 ही लिखते हैं, ज़्यादा बेहतर होगा। तो 196 इक्वल टू, अब क्या होगा, अब देखिए, अब ये जो है आपको एक 20 से इसमें भाग देनी है, तो अब यहाँ पे 20 से भाग दीजिए 196 में, 9 बार लगाइए, ये आपका आ गया 16। आर का मान कितना आ गया आपको 16 और 20 × 9 + 16। केस 3 में देखिए ऐसे ही करते जाना है। केस 3 में आपको अब यहाँ पे आ गया 16, ओह सॉरी, केस 3 में आपको हो जाएगा 20 इक्वल टू 16। अब 16 से 20 में भाग दीजिए, देखिए 16 से 20 में एक बार लगाइएगा, 4, शेषफल कितना है 4 आ गया आपको शेष, तो 1 + 4। अब यहाँ पे केस 4 में देखिए ये हो गया 16 इक्वल टू 4 इंटू, अब 16 में 4 से भाग करेंगे तो 4 चौके 16 प्लस शेषफल कितना आ गया 0। बताओ जो आपका शेषफल प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, 0 प्राप्त हुआ, 0। वह भाजक कितना प्राप्त हुआ आपका, भाजक आपको 4 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो इसलिए जो 196 और 38,220 है उसका क्या HCF कितना प्राप्त हो गया, कितना हो गया 4, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, आ जाते हैं हम लोग दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। इसको भी हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखते हैं कि दोनों में से बड़ा कौन है। तो 38,220 बड़ा है 196 से। ठीक है, तो अब इसको हम हल करते हैं। हल देखिए, चरण 1 हम लेंगे, जो बड़ा होता है उसको पहले लिखते हैं इक्वल टू 196। अब देखिए 196 से हम क्या करेंगे, इसमें भाग देंगे। ठीक है, यहाँ पे एक ठो रफ कर लेते हैं, हम भाग करते हैं कितना में 38,220 में। ठीक है, अब ये देखिए ये लगभग 200 के करीब है, तो अगर इसको 2 मरतबे लगाएंगे यहाँ पे तो ये बड़ा हो जाएगा इससे, तो इसलिए एक बार ही करते हैं 196। तो ये कितना बच जाएगा, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये बच गया 1, 186, 2 आएगा। अब कितना बार लगाएं, तो अब देखिए ये लगभग 1800 है और ये 200, यानी अगर 9 बार लगाते हैं तो मेरे कितना आता है 1764 आएगा। अब इसको घटाइए तो ये बच गया आपका 98, 0, 980 है। अब इसको कितना से लगाएं, तो 5 से लगाते हैं, 5 छक 30 के 0, हाथ में 3, 9 45 और 3 48, बच गया 4, 5 एकम 5 और 4 9, तो ये आपको कट गया, यानी शेषफल आपका 0 हो गया। ठीक है, तो ये एक बार में ही 0 हो गया, तो 196 इंटू 195 प्लस 0। ठीक है, तो यहाँ पे जो भाजक है 196 भाजक है, अतः 0 हमें कितना प्राप्त हो चुका है, तो कितने भाजक पे प्राप्त हुआ है, चूँकि शेषफल जो हमें प्राप्त हुआ है, शेषफल 0
व भाजक 196 है। ठीक है, जो शून्य शेषफल हमें प्राप्त हुआ है वो कितना भाजक प्राप्त हुआ है, 196 भाजक पे प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा, 196 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 नंबर क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 867 और 255, इसका हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निकालना है। ठीक है, निकालते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ देखिए, यहाँ बड़ा कौन है, यहाँ 867 बड़ा है 255 से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए चरण 1 में देखिए, चरण 867 इक्वल टू 255। ठीक है, अब फिर हम क्या करेंगे, हमें भाग करना है जब तक शेषफल शून्य ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ 255 से हम भाग करेंगे 867 में। ठीक है, इसको 3 से गुना करेंगे, 5 3 15, 6 1 7 और 3 दूना 6। ओह सॉरी, यहाँ पे 255 है। तो 5 5 15 के 5 हाथ में 1, 5 15 1 16 हाथ में 1, 3 2 6 1 7। तो ये बच गया आपका 2, ये हो गया 0 और ये हो गया 1। ठीक है, शेषफल से हमें भाग देते जाना है, किस चीज़ में, भाजक में। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो 3 आ गया, तो गुने 3 प्लस शेषफल कितना है 102। अब चरण 2 में देखिए, अब 255 इक्वल टू 102। अब 102 से क्या करेंगे, भाग करेंगे कितना में, 255 में। ठीक है, तो 2 बार लेंगे, 2 दूनी 4 0 2 2, तो ये हो गया आपका 51, यानी शेषफल कितना बच गया आपका 51। ठीक है, प्लस 51। अब चरण 3 पे आते हैं। ठीक है, चरण 3 में 102 लेंगे इक्वल टू शेषफल 51 है। अब 51 से करेंगे, देखिए यहाँ पे जो शेषफल आ रहा है ना, उससे हम क्या करते जा रहे हैं, उससे यहाँ पे शेषफल से भाजक में भाग देते जा रहे हैं जब तक कि शून्य ना आ जाए। अब 51 से करेंगे 102 में, तो 2 बार लगेगा, उसके बाद 2 कम 2 2 पचे 10। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे शेषफल क्या आ गया, यहाँ पे शेषफल यानी r इक्वल टू 0 हमें प्राप्त हो चुका है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, 51 इंटू 2 प्लस 0, अतः कितना भाजक पे हमें शून्य प्राप्त हुआ, 100, कितना भाजक पे शून्य प्राप्त हुआ 51। यहाँ पे भाजक कितना है 51, अतः शेषफल शून्य व भाजक 51 है। ठीक है, इसलिए HCF इक्वल टू कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो इसको हम हल करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक बोल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानते हैं कि माना कि a एक विषम पूर्णांक है जो
6 से बड़ा है, ठीक है, अर्थात b इक्वल टू 6 हो जाएगा। अतः जो शेषफल होगा, शेषफल 6 से क्या होगा, वो कम होगा, क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय में हमने पढ़ा है कि जो r है वो 0 से बड़ा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो शेषफल 6 से कम होगा। तो देखिए, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय से करते हैं। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 बड़ा या बराबर आर उससे बड़ा b, ठीक है। अब प्रथम चरण में आते हैं हम, यहाँ पे लिख देते हैं हम चरण 1, ठीक है। तो प्रथम चरण में क्या, a इक्वल टू 6q, ठीक है। जब अगर r इक्वल टू हम 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 6q प्लस 0, इसलिए a इक्वल टू 6q, ठीक है। ये क्या है, ये जो है ये सम संख्या है। देखिए चरण 2, चरण 2 में आते हैं, यहाँ पे r इक्वल टू 1 लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए a इक्वल टू 6q प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब किसी सम संख्या में एक विषम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या प्राप्त होता है, हमको विषम संख्या प्राप्त होता है। तो 6q एक सम संख्या है और इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, एक विषम संख्या को जोड़ रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त होगा, एक विषम संख्या प्राप्त होगा, ठीक है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब चरण 3 पर आते हैं। यहाँ r इक्वल टू 2 लेते हैं, तो इसलिए a इक्वल टू 6q प्लस 2 प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखिए, ये भी सम और ये भी सम, तो सम और सम का योग हमेशा सम होता है। तो ये भी सम है और ये भी सम है, इसलिए सम और सम का योग क्या होता है, हमेशा सम होता है, ठीक है। अब आइए केस 4 पे आते हैं, चरण 4, ठीक है। यहाँ पे जो है r इक्वल टू 3 लेते हैं, तो इसलिए a इक्वल टू 6q प्लस 3, जो कि एक विषम संख्या है, ठीक है। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। चौथे चरण तक हो गया है, अब हम लोग 5वें चरण में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे r इक्वल टू क्या लेंगे, 4, r 4 लेंगे, इसलिए a इक्वल टू 6q प्लस 4, तो ये भी सम और ये भी सम, इसलिए ये कौन सी संख्या है, ये सम संख्या है, ठीक है। अब देखिए चरण 6 में आ जाते हैं हम लोग। यहाँ पे r इक्वल टू हम लेते हैं 5, तो इसलिए a इक्वल टू 6q प्लस 5, चूँकि ये एक सम संख्या है और ये एक विषम संख्या है, इसलिए इसका ये क्या कौन सी संख्या हो जाएगी, ये विषम संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई विषम संख्या, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, इसलिए
समीकरण समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट होता है कि सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। देखिए, अगर हम चाहते हैं हमें एग्जाम में पूरे नंबर मिले तो हमें भाषा को स्पष्ट रूप से लिखनी होगी और स्टेप वाइज बनानी होगी, तभी हम एग्जाम में पूरे के पूरे नंबर। अब हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आइए, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि HCF हमें निकालना है किसका? 616 और 32 का। ठीक है, तो इसका HCF क्या होगा? तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय के अनुसार चरण 1 में हम लेंगे तो 616 इक्वल टू 32। देखिए, रफ में करेंगे, 32 से भाग देंगे 616 में। ठीक है, एक बार करेंगे 32, ये 11 में से 2 गया 9 और ये बच गया 5 में से 3 गया 2, 29 पर से 6 आया। इसको 9 बार करेंगे, 9 दूनी 18 के 8 हाथ में, 1 9 3 27 और 1 28। ये 16 में से 8 गया 8, ये कट गया और ये भी कट गया, यानी शेष कितना आ गया? 8 आ गया। तो 32 गुने 19 + 8। ठीक है, अब चरण 2 में, ये चरण 1 हो गया, ये चरण 2 हो गया। चरण 2 में हम क्या करेंगे? 32 इक्वल टू 8। तो 8 चौके 32 तो होता ही है। अब यहाँ पे करना क्या है हमको कि 8 से 32 में भाग देना है। तो 8 चौके 32, ये तो कट गया, तो शेष कितना आ गया? 0 आ गया। बस हमें 0 से ही मतलब है। तो 8 चौके 32 + 0। ठीक है, अब 0 आ गया, यानी इसका जो भाजक हुआ, भाजक कितना हुआ? यानी भाजक यहाँ पे 8 हुआ। अतः HCF कितना आ गया मेरा? 8 आ गया। ठीक है, और ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब 4 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 का रूप होता है। ठीक है, तो पहले वाले में हमने क्या पढ़ा था? वहाँ पे विषम पूर्णांक बोल रहा था और यहाँ पे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेते हैं, तो यहाँ पे r इक्वल टू क्या ले लेंगे? 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, जब r इक्वल टू हम 0 लेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3m+0। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3m हो गया। अब देखिए, स्क्वायर करने पे, जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ax² इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर होगा। तो इसलिए ax² इक्वल टू क्या हो जाएगा? 9m²। ठीक है, 9m² को हम चाहें तो ax² इक्वल टू 3 × 3m² लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ पे ax² इक्वल टू 3m मान लेंगे। यहाँ पे हम मान लेंगे कि माना 3mx² इक्वल टू m। ठीक है, ये हो गया मेरा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, आगे अब यहाँ पे आइए, अब क्या कर रहे हैं? जब r इक्वल टू, हम पहले वाले में क्या लिया था? r इक्वल टू 0 लिए थे। अब यहाँ पे r इक्वल टू 1 लेंगे। ठीक है, तो केस 2 में क्या हो जाएगा? केस 2 में a इक्वल टू 3m
प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करने पर, ठीक है, अब देखिए ए एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 3m+1 का होल स्क्वायर, यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको लिख देंगे, तो 3m का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3m इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9m² प्लस 6m प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं हम 3 इंटू 3m² प्लस 2m लिख सकते हैं प्लस 1। ठीक है, तो इसलिए अब इसको जो है हम इसको m मान लेंगे, क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो इसलिए इसको हम लिख सकते हैं ax² इक्वल टू 3m प्लस 1, चूँकि 3mx² प्लस 2m इक्वल टू m, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब देखिए केस 3 में आइए, केस 3 में यहाँ पे क्या ले रहे हैं हम, r इक्वल टू 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो ax² इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9m² प्लस 12m प्लस 4। अब देखिए, अब हमें 3 कॉमन निकालनी है और 4, अब सोचना हमको 4 पे है, तो यहाँ पे हम 9m² प्लस 12m प्लस 3 प्लस 1 लिख सकते हैं 4 को, इस 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इन तीनों में से हमें m कॉमन निकाल लेनी है, तो 3 हम कॉमन निकाल लिए, तो 3mx² प्लस 4m प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको हम m मान लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए ax² इक्वल टू 3m प्लस 1, चूँकि माना कि 3mx² प्लस 4m प्लस 1 इक्वल टू m। ठीक है, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 3 हमें मिल गया। अब हमें लिखना क्या है, हमें लिख देना है, अतः समीकरण 1, 2 और 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 4 नंबर हो गया, अब 5 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आइए, कह रहे कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होगा। ठीक है, आ जाते हैं अब हम 5 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए, यहाँ पे हमें मान लेंगे, जैसे माना धनात्मक पूर्णांक a है। ठीक है, वह b इक्वल टू 3 है। 3 क्यों मान रहे हैं हम, क्योंकि कैलकुलेशन करने में सही रहेगा, और क्यू करना है तो 3 का क्यू 27 होगा, तो हमें 9 कॉमन निकालने में आसानी होगी, इसलिए हम 3 मान ले रहे हैं। ठीक है, अर्थात r इक्वल टू
0 1 2। ठीक है, तो हमें क्या दर्शाना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से इसको दर्शाना है। तो यहाँ पे देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी कितना माना है हमने, 3 माना है, तो 3m प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे आइए, अब हम केस 1 में देखते हैं। केस 1 में जब हम r इक्वल टू 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए a इक्वल टू 3m प्लस 0, तो 3m प्लस 0 आया। अब क्या करेंगे, हम घन करेंगे, घन करने पर, ठीक है, ए क्यू इक्वल टू 3m का क्यू, तो कितना हुआ 27m क्यू। तो इसमें से हम 9 कॉमन निकाल लेंगे, तो 3m क्यू। अब ये जो 3m क्यू है इसको क्या करेंगे, हम मान लेंगे कि माना 3m क्यू इक्वल टू m। तो इसलिए ए क्यू इक्वल टू 9m, ये हो गया समीकरण 1। यहाँ तक समझ में आया। अब आगे देखिए, अब केस 2 में देखते हैं। यहाँ पे r इक्वल टू 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो a इक्वल टू 3m प्लस 1। अब क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे, यानी ए क्यू इक्वल टू 3m प्लस 1 का होल क्यूब। तो देखिए फॉर्मूला होता है कि ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यू प्लस बी क्यू। ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, तो इस फार्मूले पे हम इसको बनाते हैं, ए क्यू यानी 3m का क्यू प्लस बी क्यू, तो 1 का क्यू प्लस 3a कितना है 3m का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a इंटू बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जा रहा है, यहाँ पे देखिए, तो ये हो गया आपका 27m क्यू प्लस 1 प्लस ये हो गया आपका 9 त्रिका 27m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 9m हो गया, इतना है। अब क्या करेंगे, हम इसमें से कॉमन लेंगे। अब देखिए अब इतना है, तो इसलिए तो ए क्यू इक्वल टू, अब क्या करेंगे, इसमें से हम कॉमन लेंगे, एक को ले जाएंगे इधर, 9 इंटू 3m क्यू प्लस 3m स्क्वायर प्लस m, और ये एक आ जाएगा यहाँ पे। अब इसको हम क्या करेंगे, m मान लेंगे, तो इसलिए ए क्यू इक्वल टू 9m प्लस 1, ये हो गया हमारा समीकरण 2। क्या किया, हम मान लिए हैं, माना कि 3m क्यू प्लस 3m स्क्वायर प्लस m इक्वल टू m। ठीक है, तो यहाँ पे समीकरण 2 हो गया। अब केस 3 देखिए, केस 3 में यहाँ पे हम क्या लिए, r इक्वल टू 2। ठीक है, तो a इक्वल टू 3m प्लस 2 हो गया। ठीक है, तो ए क्यू क्या हो जाएगा, 3m प्लस 2 का होल क्यू, तो ये हो जाएगा 3m का क्यू प्लस 2 का क्यू प्लस 3 इंटू 3m का स्क्वायर इंटू 2
प्लस 3 इंटू 3m इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 27m³ प्लस 8 प्लस 27 दूनी 54 m स्क्वायर प्लस 12 9 चौके 36 m। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से 9 को मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3m³ प्लस 3m³ प्लस 9 छक्के 54 6m स्क्वायर प्लस 9 चौके 36 4m। ठीक है, प्लस 8। अब इसको क्या करेंगे हम m मान लेंगे। वो कैमरे की वजह से दिखाई नहीं दे रहा था, अभी हमने इसको ठीक कर दिया। अब क्या करेंगे हम 3m स्क्वायर प्लस 6m स्क्वायर प्लस 4m को m मान लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 9m प्लस 8। चूँकि क्या किया हम इसको क्या किए हैं m मान लिए हैं, इसलिए ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो इतना आ गया, इसको हम मान लेंगे समीकरण 3। तो अतः समीकरण 1 2 और 3 से स्पष्ट हो गया, स्पष्ट है कि धनात्मक पूर्णांकों का घन 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8, ठीक है, के रूप का होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन हो गए। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और जमकर पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा अब ज़्यादा दिन रह नहीं गया है, तो इसलिए इसको रिवीजन कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे फिर, और इसके अगले एक्सरसाइज के साथ सारे एक्सरसाइज कराएंगे अगले वीडियो में। ठीक है, तो अभी के लिए बाय।